कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल को दिखाते हुए, जहाँ पे हम लोग दो बच्चों की आवाज़ को सुन सकते हैं। उनमें से एक हमारा हीरो होता है और दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। तभी हमारा जो हीरो का बेस्ट फ्रेंड होता है वो कह रहा होता है, क्या तुम सच में वो चीज़ करने जा रहे हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तभी उसको वो कह रहा होता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो कि तुम उन लोगों से पंगा लेने जा रहे हो? तभी वो बोल रहा होता है, अगर उन लोगों को इस बारे में पता भी चला ना तो वे तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तभी हमारा हीरो कह रहा होता है कि मैं ये चीज़ करके रहूँगा, मैंने सोच लिया है। और तभी वो उसको फिर से समझाने लगता है, उसका बेस्ट फ्रेंड हमारे हीरो को, कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। पर तभी हमारा हीरो उसको चुप करा देता है और कह रहा होता है कि वो लोग यहीं पे आ रहे हैं, तुम चुप करो। फिर हम लोग क्लास के बुली कैंग सुओ को देखते हैं, जो क्लासरूम नंबर 1 का बॉस होता है और वो 18 साल का होता है और उसी के साइड में उसका फ्रेंड भी होते हैं। तभी वो पीले बालों वाला फ्रेंड होता है, वो कह रहा होता है कि चलो हम लोगों को चल के स्मोकिंग करनी चाहिए। किम सुओ उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर बाद में वो किम सुओ का फ्रेंड होता है, वो बता रहा होता है कि जो पार्क है वो जल्दी जेल में से बाहर निकलने वाला है। तभी पार्क का नाम सुनने के बाद में वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है। किम सू थूकते हुए कह रहा होता है, उस कमीने का तो नाम ही मत लो, वो पार्क हरामी कहीं का। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अगली बार मेरे हाथों से बच गया था, इस बार उसकी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अगर वो मेरे को रास्ते में कहीं पे मिल जाता है तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। और हमारा हीरो भी इन सारी बातों को देख रहा होता है दीवार के पीछे छुप के। और हीरो का फ्रेंड उसको लास्ट टाइम समझाने के लिए आया होता है कि उसको ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए, मतलब कि उसे ब्लू से फाइट नहीं करनी चाहिए। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं उसे फाइट कर सकता हूँ। फिर नरेटिंग वॉइस सुनाई देती है जो बताती है कि हम लोग स्कूल इसलिए जाते हैं जिससे हम एक अच्छे इंसान बन सके। पर हाल फिलहाल में ही स्कूल इतने ज़्यादा अंदर से सड़ चुके हैं कि इसके अंदर माफियाज की जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिस वजह से स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस बढ़ चुका है। और तो और यहाँ पे पुलिस कमज़ोर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और उन्हें दिन ब दिन परेशान करते जाते हैं जब तक वो खुद ही स्कूल को तंग आके छोड़ ना दें। इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ गैंगस्टर ने मिलकर यहाँ पे पुलिस के लिए कुछ रूल को सेट किया है और इन सारे रूलों को बोला जाता है गैंगस्टर रूल। और इन सारे रूलों को पुलिस को फॉलो जरूर से करना होता है। तो मैं कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। जो पुलिस हैं, जो उनके शोल्डर्स है वो इनकी प्राइड की निशानी है, और जो कोई भी इनकी प्राइड से टकराने की कोशिश करेगा या फिर जिससे ओबे करेगा उन लोगों को इनको सबक सिखाना ही चाहिए। ये रूल में से एक है। ये पुलिस हमेशा अपने से कमजोर क्लासमेट को बुली करने से नहीं चुकेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास कॉरिडोर के ऊपर, जहाँ पे किम सू जा रहा होता है। तभी उसके शोल्डर से आके एक बच्चा टकरा जाता है। तभी वो उसको झापड़ मारते हुए कहता है, कमीने कहीं के तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे शोल्डर से आके टकराने की। इन सारी चीज़ों को हमारा हीरो भी देख रहा होता है। फिर वो अपने मन के अंदर कहता है कि किम सू को मैं आज टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ करने वाला हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। और वो अपने मन के अंदर कहता है कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो सकता, और तो और मुझे ये चीज़ को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी जो कुछ भी मैंने अपने सपने के अंदर एक्सपीरियंस किया है वो सारी की सारी चीज़ों को मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ कि मैंने रियलिटी में किया है। तो मुझे ये चीज़ ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए कि आखिरकार ये सारी चीज़ें सच में हैं भी या फिर नहीं। इसलिए वो अपने मन के अंदर कहता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा आखिरकार मैंने सपने के अंदर जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है कि वो सच भी है कि नहीं। और मुझे ये सारी चीज़ें जानने के लिए थोड़ा सी मुसीबत तो झेलनी ही होगी। आखिर में हम लोग किम सू और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो उस बच्चे को बुली किए जा रहे होते हैं, और तो और उसके ऊपर मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। और उसका दूसरा फ्रेंड होता है वो उसको माँ बहन की गाली भी दे रहा होता है, और जो किम सू होता है वो उसको लगातार मारे जा रहा होता है। हमारा हीरो भी इन गैंगस्टर रूल के बारे में जानता होता है और वो अपने मन के अंदर कहता है कि मैं इन गैंगस्टर रूल का यूज़ करते हुए किम सू से फाइट कर सकता हूँ। शायद से मुझे इससे ज़्यादा अच्छा मौका ना मिले फाइट करने का। और ये डिसाइड करने के बाद में कि उसको फाइट करनी है तो वो किम सू के पास में जाता है और उसके जाते हुए उसके शोल्डर से जाके जानबूझ के टकरा जाता है, जिससे किम सू उससे आके फाइट करे। जैसा ही हमारा हीरो किम सू से टकराता है वो तभी किम सू उसकी तरफ गुस्से में गाली देते हुए कहता है, कमीने आखिरकार तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे आके टकराने की। और लगातार ये दूसरी बार है जो आके तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझसे आके टकरा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को हमारे हीरो का फ्रेंड होता है वो भी देख रहा होता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि अरे नहीं, आखिरकार वो क्या करेगा अब। हमारा हीरो किम सू के फ्लाइंग पंच से एक कदम पीछे हटते हुए बच जाता है। और तभी हमारा हीरो का जो फ्रेंड होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार उसने उस अटैक को कैसे डॉज कर लिया। फिर हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो किम सू से माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ तुमसे आके गलती से आके टकरा गया था। माफ़ी मांगने के बाद में हमारा हीरो किम सू के शोल्डर के ऊपर हाथ रख देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया जो देखा नहीं, पर लगभग 1 साल होने को आए जब से मैंने तुम्हें देखा नहीं। आखिरकार तुम इतने टाइम से थे कहाँ पे, या फिर तुम मुझे ही नहीं मिल रहे थे।
हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद में किम सू भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर बाद में कह रहा होता है कि हाँ 1 साल हो गया जब से तुम मेरे को दिखा नहीं है कमीने, और तो और आज ही के दिन तुझे को मिला था मेरे मूड ख़राब करने के लिए। वैसे भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज एक के बाद एक कमीना आके मुझसे टकरा रहा है। तभी हम देखते हैं किम सू का जो फ्रेंड होता है वो उसको रोकते हुए कह रहा होता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तो हम लोगों को चलना चाहिए। तभी किम सू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है इस कमीने को तो एक सबक सिखाना बनता है। ये कहने के बाद में किम सू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में फ्लाइंग पंच को रेडी करते हुए हमारे हीरो की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने उस पंच को डॉज कर लिया होता है नीचे झुक के। और तभी हमारा जो किम सू होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन के अंदर कहता है इसने फिर से डॉज कर लिया। तभी हमारा जो हीरो होता है वो कह रहा होता है अब क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, जो बात करनी है वो मुँह से भी हो सकती है, आखिरकार तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। और किम सू होता है उसके मन के अंदर कुछ अगल ही ख्याल चल रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि आखिरकार इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया। फिर किम सू अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे इस कमीने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। किम सू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद में। तभी हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो को पंच मारने ही वाला होता है, बिल्कुल उसके मुंह पे आके पंच लगने वाला होता है। तभी हमारा हीरो उसको अपने हाथ से रोक लेता है उसके पंच को। और फिर वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है एक अच्छा इंसान पहले अपने मुँह से बात करता है, अगर उसका मुँह से बात नहीं बनती तब वो अपने हाथों का यूज़ करता है। क्या तुम सिर्फ कमज़ोर लोगों से ही लड़ सकते हो किम सू? फिर किम सू अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार इस कमीने के साथ में क्या गलत है, मैं इसके हाथों से अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा। किम सू वो हमारे हीरो को कोई भी आंसर नहीं देता, जिस वजह से हमारा हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे मनोबुद्धि इंसान के पास में शायद से कॉमन सेंस भी नहीं है, क्या ही पागल कमीना है। ये सारी बातें सुनने के बाद में किम सू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे हीरो को गालियां देते हुए कह रहा होता है आखिरकार तेरी ये सारी बातें बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई कमीने। हमारा हीरो भी इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए किम सू के ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है। ये पंच इतना ज्यादा जोरदार होता है कि किम सू का मुंह का जबड़ा भी हिल जाता है। और फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से कभी नहीं मानते। किम सू की धुनाई देखने के बाद में किम सू के जो फ्रेंड होते हैं जो हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए एक साथ में आगे बढ़ते हैं और वो दोनों के दोनों हमारे हीरो के ऊपर पंचेस मारने लगते हैं। तभी हमारा हीरो भी उनके सारे पंचेस को डॉज कर रहा होता है। हमारा हीरो मौका देख के पीले वाले इंसान की तरफ देखते हुए उसको एक जोरदार मुक्का दे मारता है। किम सू का दूसरा फ्रेंड होता है जो हमारे हीरो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमारा हीरो उसको जोरदार कौनी दे मारता है जिससे वो अनबैलेंस हो जाता है। हमारा हीरो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसके हाथ को पकड़ के धोबी फसाड़ दे देता है उसको भी, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है उधर ही। इसके बाद में हम लोग किम सू को देखते हैं जो जैसे तैसे करके खड़ा हो चुका था और अपने मन के अंदर कहता है ये आखिरकार इस कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे को ऊपर हाथ डालने की। और तभी हम लोग देखते हैं किम सू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में एक पंच को रेडी करते हुए हमारे हीरो की तरफ मारने की कोशिश करता है, पर हमारा हीरो उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और हमारा हीरो उसको मुँह पर एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी हमारा हीरो उसके पीछे आते हुए उसको कमर से पकड़ लेता है। फिर हमारा हीरो अपने मन के अंदर कहता है कि यही मौका है, मुझे इसको नॉकडाउन करना ही होगा। फिर हमारा हीरो किम सू को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लेता है और फिर जमीन पे दे मारता है। फिर हम लोग किम सू की हालत को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है और वो ज़मीन के ऊपर लेटा होता है। और हम देखते हैं कि जितने भी कॉरिडोर के अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो चुके होते हैं और हमारे हीरो की तरफ देखे चले जा रहे होते हैं। फिर हम लोग हमारे हीरो के फ्रेंड को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका होता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में। फिर वो कहता है कि आखिरकार ये असलियत है, उसने इन सारे पुलिस को हरा दिया। फिर हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो एकदम कोल्ड लुक दे रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि आखिरकार मैं समझ नहीं पा रहा, आखिरकार ये दुनिया इस कंडीशन के अंदर कैसे पहुंच गई, मैं समझ नहीं पा रहा। यहाँ पे क्रिमिनल आराम से ज़िंदगी काट रहे हैं और वहीं पे विक्टिम आखिरी सांसें गिन रहे हैं ज़िंदगी की। और तो और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हैं। इसके बाद हम लोग किम सू को देखते हैं जो दर्द में होता है। तभी वो अपने सामने एक झाड़ू को देखता है। उस झाड़ू को देखने के बाद में वो उसको उठा लेता है और उसको वेपन की तरह यूज़ करने लगता है। तभी हमारा हीरो भी उसको देख लेता है। किम सू हमारे हीरो को गाली देते हुए कह रहा होता है कि आज मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा और उस झाड़ू को एक वेपन की तरह यूज़ करते हुए हमारे हीरो के ऊपर एक अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। हमारा हीरो अपने मन के अंदर कहता है एक वेपन एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने उसको एक जोरदार मुक्का दे मारा होता है किम सू के मुँह के ऊपर, जिस वजह से किम सू दूर जाके गिरता है और उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है। फिर बाद में वो नॉकडाउन हो जाता है। फिर हमारा हीरो किम सू की तरफ देखते हुए कहता है तुम में और उन कमीनों में कोई भी अंतर नहीं है।
फिर हमारे हीरो के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो डाइमयंग हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, उसका नाम इल्म जिंग है, और शायद से मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, पर मैं उसको नाम जिंग बोलूँगा, ठीक है, जिससे मेरे को कंफ्यूजन ना हो। और थोड़ा सा नाम मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसके बाद में हमारा हीरो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास में जाता है, उससे कहता है कि चलो हम लोगों को कैफेटेरिया में खाने के लिए चलना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि इस एक्सीडेंट के बाद में हमारे हीरो को स्कूल में सब लोग जानने लग गए। इसके बाद हमें एक नरेटिंग वॉइस सुनाई देती है जो बताती है कि आज चलो मैं तुम्हें एक फेमस स्टोरी सुनाता हूँ। और वो स्टोरी है एक ऐसे बंदे के बारे में जो एक लूज़र है और आखिरकार वो कैसे पावरफुल बनता है, ये स्टोरी उसके बारे में है। और हाँ, इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, वो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है। और ये भी बोलता है कि आखिरकार मैं सही से सांस क्यों नहीं ले पा रहा और आखिरकार मैं हूँ कहाँ। सीन कट होता है, फिर हमें दिखाए जाते हैं प्रिजन का सीन जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर होते हैं जिनके हाथ में वेपन भी होते हैं और वो किसी बंदे को ढूंढ रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं। फिर इसके बाद हमें प्रिजन के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिजन के बेसमेंट को किसी ने लकड़ी की मदद से ब्लॉक कर दिया होता है। और इसी प्रिजन के बेसमेंट में हमारा हीरो और उसके साथ में एक और इंसान होता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, तभी उसके साइड में बैठा हुआ इंसान भी बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही एग्जिट था जिसको हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया है अभी के लिए। उस बंदे की बात सुनने के बाद में हमारा हीरो अपने मन के अंदर कहता है आखिरकार मैं इस कंडीशन के अंदर कैसे फंस गया। इसके बाद अननोन बंदा बोलता है कि आखिरकार बैकअप को आने में कितना और टाइम लगने वाला है। फिर हम लोग प्रिजन के बेसमेंट के एग्जिट को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जोर से हिल रहा होता है, जैसे कि बाहर से फोर्स लगाया जा रहा हो, ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की जा रही हो। देर में वो उस एग्जिट का दरवाज़ा खुल जाता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही गैंगस्टर लोग निकलते हैं और उनके हाथ में वेपन भी होते हैं। उन्हीं में से एक गैंगस्टर चिल्लाते हुए कहता है कमीनो जल्दी से बाहर निकलो नहीं तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। उन सारे गैंगस्टर की बात सुनने के बाद में हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद में वो उन सारे गैंगस्टर के साथ में फाइट करने लगता है और उन लोगों के ऊपर लातों की बारिश कर देता है और हमारा हीरो अकेले ही उन सारे के सारे गैंगस्टर से फाइट कर रहा होता है। फिर बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी अजीब से बंदे की ओर जो आईसीयू के अंदर भर्ती था, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। इसके बाद सीन फिर से हमारे हीरो की तरफ आता है जहाँ पे वो अभी भी फाइट करने जा रहा होता है उन सारे गैंगस्टर के साथ में और तो और वो एक एक करके सारे के सारे गैंगस्टर के साथ में फाइट करते हुए उनको नॉकडाउन किए जा रहा होता है। इसके बाद हमें फिर से उसी इंसान को दिखाया जाता है जो अभी इस वक्त रो रहा होता है और तो और मुझे नहीं पता आखिरकार ये इंसान है कौन और तो और ये लड़का है कि लड़की, आई डोंट नो। और हाँ, मुझे पता भी होगा तो भी मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसके बाद में फिर से हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने सारे के सारे गैंगस्टर को वाइप आउट कर दिया होता है। इसके बाद में हमारा हीरो एक जगह पे कॉल करता है और पूछता है हानसेंट अपार्टमेंट नंबर 721 में रियोंग जियोंग नाम की कोई लड़की रहती है और उसको मालूम चलता है कि रियोंग जियोंग की तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद में हमारे हीरो के ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कॉल के दूसरे तरफ से आवाज आती है कि मैं तुम्हें मौका दिया भी था कि तुम्हें रुक जाना चाहिए पर तुम रुके नहीं कमीने, इसी वजह से ये सब हुआ और मुझे ये सब करने पे मजबूर होना पड़ा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो के पीछे कोई स्टेप कर देता है। स्टेप होने के बाद में हमारा हीरो अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और पीछे मुड़ के देखता है कि उन गैंगस्टर के साथ में वो अननोन बंदा भी मिला हुआ होता है। इसको देखने के बाद में हमारा हीरो अंदर से टूट जाता है। इसके बाद में हमारे हीरो का सपना अचानक से टूट जाता है और वो जाग जाता है और वो जागने के बाद में अब कहता है आखिरकार मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद में हमारा हीरो अपने मन के अंदर बोलता है आखिरकार मैं इन सपनों के अंदर लास्ट में मारा क्यों जाता हूँ। मैं चाहे जितना भी ट्राई कर लूँ कि मैं इस सपने के अंदर जिंदा रहूँ पर आखिर में मैं मारा ही जाता हूँ। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं किसी भी दूसरे तरीके से मर जाता हूँ अगर मैं उस तरीके से नहीं मरता जिस तरीके से मैं पहले मरने वाला था। आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें टाइमलाइन के बारे में क्लियर कर देता हूँ कौन सा टाइमलाइन चल रहा है। ये उस टाइम की टाइमलाइन है जहाँ पे हमारा हीरो लूजर था, मतलब कि 1 साल पहले की ये टाइमलाइन है और इस टाइम पे हमारा हीरो को कोई भी फाइटिंग के बारे में आइडिया नहीं था। फिर इसके बाद में हमारा हीरो अपनी मॉम से कह रहा होता है मॉम आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाया। तभी उसकी मॉम बोल रही होती है मैंने तुम्हें बहुत बार जगाया, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जल्दी से जग जाओ पर तुम मुझसे बोल रहे थे मुझे 5 मिनट और सोना है, मुझे 5 मिनट और सोना है। और तभी हमारा हीरो कह रहा होता है कि आपको मुझे जगा देना चाहिए था। तभी हमारे हीरो की मॉम मुझसे पूछती है कि आखिरकार उसने दवाई खाई कि नहीं खाई। तभी हमारा हीरो बोलता है अभी मैं जा रहा हूँ, दवाई मैं बाद में खा लूंगा। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम उसको मारने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हें
है इसे थोड़ी मार की जरूरत है कि आखिरकार तुम अपनी दवाई को खाना कैसे भूल सकते हो। हमारे हीरो की मॉम उसे मारते हुए कह रही होती हैं कि अभी के लिए तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, पर टाइम से जरूर से दवाई खा लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो स्कूल के पास में पहुंच चुका होता है और वो स्कूल के अंदर एंटर करते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल दिनों से ज़्यादा। और फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो कॉरिडोर के अंदर दबे पाँव चल रहा होता है जिससे कोई उसे नोटिस ना कर ले क्लासरूम के अंदर घुसते हुए। और हम देखते हैं कि वो डोर से झांकते हुए देख रहा होता है कि टीचर कहीं नोटिस तो नहीं कर रहे। हमारे हीरो को क्लासरूम के अंदर झांकते हुए टीचर नोटिस कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आज तो क्लास का फर्स्ट डे था पर फिर भी तुम लेट आ रहे हो बच्चे, पर मैं तुम्हें आज माफ़ करता हूँ क्योंकि आज क्लास का फर्स्ट डे है इसलिए मैं तुम्हें आज अंदर आने देता हूँ। और वो अंदर आने के लिए उसको बोल देते हैं। फिर वो अपने डेस्क पे आके बैठ जाता है। हमारा हीरो अपने डेस्कमेट को देखते हुए सोचता है कि आखिरकार ये मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है। तभी वो उसको हेलो करता है। तभी हम देखते हैं कि वो डेस्कमेट पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर बाद में वो भी उसको हेलो बोलता है और फिर बताता है उसका नाम सीओ हेवन है और वो 17 साल का है और वो थोड़ा सा घबराया हुआ भी लग रहा होता है। और इसके बाद हमारा हीरो उसको देख के समझ नहीं पाता आखिरकार वो घबराया हुआ क्यों है। फिर टीचर सारे स्टूडेंट का टेंशन अपने तरफ करते हुए बोल रहे होते हैं, पहले मैं तुम लोगों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास का होम रूम टीचर हूं और मेरा नाम होम जियोंग म्योंग है और मैं इस क्लास का नेक्स्ट ईयर तक होम रूम टीचर रहूंगा। इसके बाद में हम लोग हमारे हीरो के डेस्कमेट को देखते हैं जो काफी ज्यादा नर्वस होता है और तो और उसको पसीना भी आ जा रहा होता है। और हमारा हीरो इस बात को नोटिस कर लेता है कि उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और वो समझ नहीं पाता आखिरकार वो नर्वस इतना ज्यादा क्यों है। फिर हम लोग टीचर की बात को सुनते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन तक अच्छे से बिहेव करोगे और अच्छे से रहोगे जिससे तुम अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सको। और वो बोल रहा होता है पर अगर तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ पे ट्रबल मचाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। और रही बात तुम्हारे क्लासरूम के प्रेसिडेंट को चुनने की तो हम लोग कल असेंबली में चुन लेंगे तुम्हारे क्लासरूम प्रेसिडेंट को। फिर टीचर जाते हुए कह रहा होता है कि आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद हम हमारे हीरो को देखते हैं जो बोल रहा होता है आखिरकार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है अल्कोहल और तम्बाकू की। और वो अपने मन के अंदर बोलता है और तो और ये स्मेल टीचर से बिल्कुल नहीं आ रही थी। इसके बाद हमारे हीरो और उसके डेस्कमेट के पास में अचानक से एक बंदा आ जाता है और कहता है आखिरकार कैसे हो। अजीब सा बंदा सीओ हेवन से कह रहा होता है कि आखिरकार तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना मेरे बारे में कि मैं भी यहाँ पे हो सकता हूँ ना। फिर हमारा हीरो नोटिस करता है उस अजीब से बंदे के अंदर से अल्कोहल और टम्बाकू की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। फिर अजीब सा बंदा वो बोल रहा होता है सीओ हेवन से देखो किस्मत का खेल भी कैसा अजीब है, हम लोगों को लगा नहीं होगा कि हम दोनों एक ही हाई स्कूल के अंदर जाएंगे और तो और एक ही क्लासरूम के अंदर मिल भी जाएंगे। इन सारी बातों को सुन के हमारा हीरो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार सीओ हेवन इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहा है इसको देखने के बाद में। फिर वो अजीब सा बंदा सीओ हेवन की तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल हंसता है। फिर हम सीओ हेवन को देखते हैं जो अपने मन के अंदर बोलता है आखिरकार मैं इस सिचुएशन के अंदर कैसे फंस गया। इसके बाद में हम उस अजीब से बंदे को देखते हैं जो सीओ हेवन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है इस साल मुझे अपने लंच के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों सही कहा ना एटीएम नंबर 1। ये कहने के तुरंत बाद ही वो अजीब सा बंदा हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है और कहता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे अपना नाम इंट्रोड्यूस नहीं करोगे क्या। ये सुनने के बाद में हमारा हीरो अपने मन के अंदर बोलता है आखिरकार मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ, इस कमीने को मेरे ही क्लास में क्यों होना था। इसके बाद में वो अजीब सा इंसान बोलता है आज मैं पहली बार 2 लूजर्स को एक साथ में बैठा हुआ देख रहा हूँ। और वो बोलता है अगर तुम्हें ये साला अच्छे से निकालना है ना तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा, समझ रहे हो तुम। वैसे लड़के तेरा नाम क्या है। फिर हमारा हीरो उस अजीब से बंदे को अपना नाम बताता है, उसका नाम जिन इन है और हमारा हीरो उसको एडिशनली बोलता है कि उसका ध्यान रखना। ये सुनने के बाद में वो अजीब सा इंसान अपना नाम बताता है, उसका नाम चा सेओंग टॉक है और वो अपने मन के अंदर बोलता है तुम सिर्फ कुछ टाइम रुक जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा आखिरकार कमीना किसे कहते हैं। और हंसते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि तुम भी मेरे जल्दी एक खिलौने बन जाओगे। इसके बाद में चा सेओंग टॉक क्लासरूम से बाहर चला जाता है। फिर हम लोग सीओ हेवन को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। के बाद हम लोग चा सांगटे को देखते हैं जो यांग सांगे को कॉल करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तू कौन सी क्लास में है। तो वो बोलता है कि मैं क्लासरूम नंबर 6 में हूँ और तुम कौन सी क्लास में हो। तो चा सांगटे बताता है कि वो क्लासरूम नंबर 1 में है। ये सुनने के बाद में या सांगे बोलता है तेरे साथ में तो लॉल हो गया, तू क्लासरूम नंबर 1 में है। चा सांगटे बोलता है मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं क्या, मेरे क्लास में सीओ हेवन भी है और सीओ हेवन के होते हुए मुझे अपने पैसे खर्च करने
करने की जरूरत नहीं है। ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार बात है ना। इसके बाद में ये सांगे ये बात सुनने के बाद में वो बोलता है ये बच्चा तो तेरे क्लास में है, तेरा तो जैकपॉट लग गया, अब तो तेरे मजे ही मजे हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कैफेटेरिया की ओर, जहाँ पे हमारा हीरो भी लंच करने के लिए कैफेटेरिया के अंदर आया होता है और हमारे हीरो की नज़र सीओ हाविन की ओर जाती है जो अकेले बैठ के लंच कर रहा होता है और हमारा हीरो सीओ हाविन को कंपनी देने के लिए उसके पास वाली सीट पे जाके बैठ जाता है, जिसको देखने के बाद में सीओ हाविन डर जाता है। इसके बाद में हमारा हीरो सीओ हाविन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें डराने का कोई भी इरादा नहीं था। और हमारा हीरो बोलता है वैसे हम लोग डेस्कमेट हैं तो हम लोगों को फ्रेंड बन जाना चाहिए, वैसे भी मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है इस स्कूल के अंदर, तो हम लोगों को साथ में मिलकर खाना खा लेना चाहिए, वैसे भी मेरा कोई भी यहाँ पे कंपनी देने के लिए फ्रेंड नहीं है। उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए सीओ हाविन कहता है कि मुझे माफ कर दो पर मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो उसकी बात सुनने के बाद में बोलता है अच्छा तो तुमने पहले ये खाना खत्म कर लिया, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। उसकी बात को काटते हुए सीओ हाविन उससे कहता है मैं भीख मांगता हूँ, मेरे साथ में इतना ज्यादा फ्रेंडली मत हो। और सीओ हाविन बोलता है अगर तुम मेरे साथ में रहोगे ना तो तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में हमारे हीरो से माफी मांगने के बाद में सीओ हाविन वहां से जाने लगता है अपनी पेट को लेके। तभी पिलर से टिका हुआ बंदा अपनी टांग को अड़ाते हुए सीओ हाविन को नीचे गिरा देता है और वो बोलता है उप्स माफ करना गलती से हुआ। इसके बाद में सीओ हाविन अपनी प्लेट के साथ में जमीन के ऊपर गिर जाता है, पर उस प्लेट में कुछ बचा हुआ खाना चा सांगटे के शर्ट के ऊपर जाके गिर जाता है। पर इसकी वजह से चा सांगटे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीओ हाविन को गाली देते हुए कहता है कमीने आज शायद तू मेरे हाथों से मरना चाहता है जो तूने मेरी यूनिफॉर्म गंदी कर दी। फिर चार सांगटे की बात सुनने के बाद में सीओ हाविन की फटके हाथ में आ जाती है और वो सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूँ। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और मैं कुछ टाइम से सोच रहा था कि मैं इसके जल्दी 1 घंटे की वीडियो लेके आऊँ, तो 2 या 3 दिन बाद इसका 1 घंटे का वीडियो आ जाएगा और इसके बाद में 1 घंटे की वीडियो आ करेंगे रेगुलर, मतलब कि 2 या 3 दिन में 1 घंटे की वीडियो आ करेगी। तो अगर तुम लोग भी 1 घंटे की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो।